डीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ये वो बयान है जिसे दुनिया भर ने देखा था। ये वो बयान है जिसके ठीक बाद दिल्ली 3 दिनों तक जलती रही, दंगा भड़का था, 53 लोगों की मौत हुई, 500 से ज्यादा घायल हुए, 700 से ज्यादा एफआईआर हुई, 2600 से ज्यादा गिरफ्तारी। लेकिन इस बयान के देने वाले पर मुकदमा चल सके, इसके लिए आदेश देने में 5 साल लग गए। सवाल यही है कि जहां सोशल मीडिया पर मीम पोस्ट करने पर पुलिस एफआईआर लिख लेती है, जहां थूक फेंकने के झूठे आरोप लगाकर किसी के घर पर बुलडोजर चलाया जाता है, वहां भड़काऊ भाषण पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, यह कहने में अदालतों को 5 साल लग गए। इस वीडियो में हम बताएंगे कि 2020 में कैसे कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर होते होते एक जज साहब का तबादला हो जाता है। इस वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि कपिल मिश्रा के खिलाफ कितनी शिकायतें हुई और इन शिकायतों का क्या हुआ। साथ ही यह भी बताएंगे कि और किन मामलों में कानून मंत्री को अदालत ने कानून का पाठ पढ़ाया है। दिल्ली दंगे के 5 साल बाद दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने कपिल मिश्रा के खिलाफ दंगों में कथित भूमिका को लेकर एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है और आगे की जांच करने का निर्देश दिया है। एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने दिल्ली के यमुना विहार के रहने वाले मोहम्मद इलियास की शिकायत मंजूर कर ली, जिन्होंने मिश्रा के साथ साथ दयालपुर थाने के तत्कालीन स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी एसएचओ और बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट और पार्टी के पूर्व विधायक जगदीश प्रधान समेत 5 और लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। अर्जी मंजूर करते हुए जज ने कहा कि कपिल मिश्रा के खिलाफ संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस का मामला बनता है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी 1973 के शेड्यूल 1 के मुताबिक हत्या, बलात्कार, दहेज हत्या, अपहरण, दंगा करने जैसे अपराध को संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस की लिस्ट में रखा गया है। अदालत ने एफआईआर का आदेश तब जाकर दिया है जब दिल्ली पुलिस कपिल मिश्रा को बार बार क्लीन चिट दे रही थी। दरअसल फरवरी 2025 में जब इलियास की शिकायत पर सुनवाई हुई, तब स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद ने अदालत को बताया था कि दंगों के पीछे की बड़ी साजिश में मिश्रा की भूमिका की पहले ही जांच की जा चुकी है और उनके खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया गया है। फिर सवाल यही तो है कि पुलिस इसी तरह के जांच का रास्ता बाकी आरोपियों पर क्यों नहीं अपनाती है? ऐसा ही था तो उमर खालिद से लेकर कई एक्टिविस्ट यूएपीए के तहत करीब 5 साल से जेल में हैं, उन्हें भी बिना एफआईआर, बिना गिरफ्तार किए पूछताछ, बातचीत, जान पहचान कर लेते। अगर सबूत मिले तो फिर जेल, नहीं तो क्लीन चिट। ये जान लीजिए कि इलियास की शिकायत पर जो एफआईआर करने की बात अदालत ने की है, वो इतनी आसानी से नहीं हुआ है। इलियास को पुलिस से लेकर अदालत तक जाने की लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। Scroll.in को दिए इंटरव्यू में इलियास ने कहा था कि पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया जिन्हें मैंने देखा था और नाम बताए थे और मुझे बंद करने की धमकी दी। इलियास 3 बार पुलिस के पास गए लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। इलियास की तरफ से वकील महमूद प्राचा केस लड़ रहे हैं। वो बताते हैं कि नवंबर 2020 में दायर इलियास की याचिका 7 अलग अलग जजों के सामने 24 बार लिस्ट की गई। फिर जाकर साल 2024 में अदालत ने निर्देश दिया कि यह आवेदन सांसद विधायक अदालत में दायर किया जाए। तब से एमएलए एमपी अदालत में इस मामले को 2 अलग अलग मैजिस्ट्रेटों के सामने 13 और बार लिस्ट किया गया। आप खुद सोचिए, एक एफआईआर के लिए इतनी लंबी लड़ाई, आखिर क्यों इतना वक्त लग गया? केस में देरी पर प्राचा कहते हैं आरोपी के खिलाफ सबूतों को खत्म करने के लिए 5 साल का समय काफी है। वो संभावित सबूतों को हटा सकते हैं। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज या कॉल डिटेल रिकॉर्ड जैसे तकनीकी सबूत भी खत्म हो सकते हैं। इलियास ही नहीं, एक्टिविस्ट हर्ष मंदर ने तो दंगे के दौरान 26 फरवरी 2020 को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मिश्रा और बाकी बीजेपी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। लेकिन यहां कहानी में कई ट्विस्ट आए। तब दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस एस मुरलीधर और जस्टिस तलवंत सिंह ने सुनवाई शुरू की। यह याचिका आपत्तिजनक बयान देने वाले बीजेपी के 3 नेता कपिल मिश्रा, प्रवेश शर्मा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को लेकर थी। इस दौरान बिना पार्टी बने ही केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दिल्ली पुलिस की तरफ से अदालत में पेश हुए। तब तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा, बीजेपी नेताओं के कथित हेट स्पीच को लेकर गिरफ्तारी करना अभी जरूरी नहीं है।
इसके लिए कल चीफ जस्टिस का इंतजार किया जा सकता था। इसके जवाब में जस्टिस मुरलीधर ने तुषार मेहता से पूछा था, क्या दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना जरूरी मुद्दा नहीं लगता आपको? दिल्ली की हालत बेहद खराब है, हमें यह तय करना होगा कि क्या अति आवश्यक है। तब अदालत ने पूछा था कि सैकड़ों लोगों ने वीडियो देखा है, क्या अब भी यह मुद्दा जरूरी नहीं लगता? तब तुषार मेहता ने कहा कि उन्होंने वीडियो नहीं देखा है। जस्टिस मुरलीधर ने यह सवाल कोर्ट में मौजूद पुलिस अधिकारी से भी पूछा, जिस पर अधिकारी ने कहा कि उसने कपिल मिश्रा का वीडियो नहीं देखा है। फिर क्या था, अदालत में कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा और अनुराग ठाकुर के भाषणों की क्लिप चलाई गई। फिर भी सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि एफआईआर रजिस्टर करने का यह सही समय नहीं है। इस बात पर जस्टिस मुरलीधर ने पूछा था, सही समय कौन सा होगा? ये शहर जल रहा है। इसका जवाब देते हुए तुषार मेहता ने कहा, स्थिति अनुकूल होने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। तब जस्टिस मुरलीधर ने अपने आदेश में कहा था कि कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा और अभय वर्मा का भाषण आईपीसी की धारा 153A और 153B के तहत घृणास्पद भाषण की परिभाषा में आता है। धारा 153A अलग अलग समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने से जुड़ी है और धारा 153B राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने से। लेकिन फिर जो हुआ उसके बाद कई सवाल उठे। अदालत में वीडियो चलने के कुछ घंटे बाद देर रात एक आदेश जारी हुआ और जस्टिस मुरलीधर का ट्रांसफर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में कर दिया गया। सरकार का तर्क है कि कॉलेजियम की सिफारिश पर यह फैसला पहले ही लिया जा चुका था, इसका केस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अभी एक और ट्विस्ट बाकी था। अगले दिन इस याचिका की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DN पटेल की कोर्ट में की गई और फिर हुआ वही जो सॉलिसिटर जनरल ने अदालत से पहले ही कहा था, सही वक्त नहीं है। फिर तारीख पर तारीख। हर्ष मंदर ने हमें बताया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी वो गए, लेकिन उल्टा उनके ऊपर ही हेट स्पीच को लेकर कार्रवाई की बात उठने लगी। सुनिए हर्ष मंदर क्या कह रहे हैं। समर्थक ने एक एप्लीकेशन फाइल किया कि हर्ष मंदर ने हेट स्पीच दी है। जामिया में जब ये प्रोटेस्ट चल रहे थे तो बच्चों की लाइब्रेरी में जब वो अटैक हुआ वगैरह, लोग बड़ी मात्रा में इकट्ठा हुए थे। तो मैं अगले दिन मुझे कहा गया, मैं जाके मैंने उनसे बात की, पर बस ये बात की मतलब मोहब्बत के बारे में ही थी। could not be considered hate speech, लेकिन कोर्ट में उसको भी एडमिट कर दिया। इस बीच जुलाई 2020 में दिल्ली पुलिस ने अदालत के सामने एक हलफनामा दायर किया कि उसे इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर या प्रवेश वर्मा ने दंगों को भड़काया या उनमें हिस्सा लिया था। फिर क्या था, 27 जुलाई 2020 को मंदर ने हाई कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली और लोअर कोर्ट की अदालत में जाने का विकल्प चुना। जनवरी 2021 में हर्ष मंदर ने पटियाला हाउस कोर्ट में मैजिस्ट्रेट की अदालत में धारा 156(3) के तहत एक आवेदन दायर किया। वो आवेदन अभी भी लंबित है। इसे अब तक 5 अलग अलग मैजिस्ट्रेटों के सामने करीब 25 बार लिस्ट किया जा चुका है। हर्ष मंदर की याचिका पर कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन कोर्ट ने इलियास की फरियाद सुन ली। लेकिन इन 5 सालों में और भी कई लोग थे जिन्होंने कपिल मिश्रा को लेकर शिकायत की, लेकिन उनकी भी नहीं सुनी गई। यमुना विहार के रहने वाले जामी रिजवी ने फरवरी 2020 में एक शिकायत लिखी और इसे दिल्ली पुलिस कमिश्नर, गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री ऑफिस और दिल्ली के उपराज्यपाल के दफ्तर को भेजा। रिजवी के एप्लीकेशन पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर का 24 फरवरी की तारीख का रिसीविंग स्टैंप भी है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जामी रिजवी द क्विंट से कहते हैं कि मार्च 2020 को करकरडुमा के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट भी गए ताकि CRPC 156(3) के तहत कोर्ट FIR दर्ज करने के निर्देश दे, लेकिन अब तक इस मामले में कुछ नहीं हुआ। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के चांद बाग की रहने वाली रुबीना बानो ने भी कपिल मिश्रा और पुलिस वालों पर गंभीर आरोप लगाए। रुबीना ने तब इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें और उनके परिवार को अपनी शिकायत में लिए गए नामों के कारण डराया धमकाया जा रहा है, साथ ही उसे केस में फंसाने की धमकी भी दी जा रही है। इसी तरह से और भी कई लोगों ने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस से लेकर नेताओं पर गंभीर आरोप लगे, लेकिन जवाब है कुछ नहीं। जैसे KYC होता है, ठीक उसी तरह आपको कपिल मिश्रा का KYM यानी नो योर MLA करते हैं और जानते हैं कि इनके भड़काऊ बयानों का स्कोर क्या है। दरअसल साल 2020 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव था। तब कपिल मिश्रा ने दिल्ली में छोटे छोटे पाकिस्तान बने और शाहीन बाग में पाकिस्तान की एंट्री जैसी बात कही थी। इसके अलावा एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि चुनाव के दिन 8 फरवरी को दिल्ली की सड़कों पर
भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबला होगा। जिसके बाद चुनाव आयोग की अधिकारी की शिकायत पर कपिल मिश्रा के खिलाफ आदर्श आचार संहिता और जनप्रतिनिधि अधिनियम का उल्लंघन करने को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी। जिसके बाद कपिल मिश्रा चाहते थे कि दिल्ली हाई कोर्ट हेट स्पीच केस में ट्रायल की कार्यवाही रोक दे, लेकिन अदालत ने स्टे ऑर्डर देने से इनकार कर दिया। 7 मार्च 2025 को कोर्ट ने इस मामले पर कहा कि कपिल मिश्रा ने 2020 में धर्म के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देने और नफरत फैलाने के लिए पाकिस्तान शब्द को बहुत कुशलता से गढ़ा था। यह भी कहा गया कि भारत में चुनावों के दौरान वोट हासिल करने के लिए सांप्रदायिक भाषण देने का चलन हो गया है। कपिल मिश्रा ही नहीं, पुलिस भी सवालों के घेरे में है। एक नहीं कई केस में अदालत ने पुलिस को फटकार लगाई है। करकरडुमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज विनोद यादव ने तो यह तक कहा था कि 2 मामलों में जांच बहुत खराब तरीके से हुई है और जांच एजेंसी ने बस अदालत की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है। यही नहीं, सितंबर 2024 में दिल्ली की करकरडुमा कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठाते हुए 10 लोगों को सभी मामलों से बरी कर दिया था। दंगों के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ पुलिस वाले 5 लड़कों को पीटते नजर आ रहे थे और उन्हें राष्ट्रगान गाने को कह रहे थे। इसमें एक फैजान नाम का युवक भी था। इस वीडियो के रिकॉर्ड होने के 2 या 3 दिन बाद यानी 27 फरवरी 2020 को फैजान की मौत हो गई थी। फैजान की मां 4 साल तक अपने बेटे के कातिल को ढूंढने के लिए अदालत के चक्कर काटती रही। इस घटना की निष्पक्ष जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की मांग की। फिर जाकर दिल्ली हाई कोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंपी। तब भी अदालत ने कहा था, ऐसा लगता है कि पुलिस अभियुक्तों को बचा रही है। अब वापस 5 साल के लंबे वक्त में पुलिस की कार्रवाई और कोर्ट के स्टेटमेंट पर लौटते हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा है कि वो दिल्ली पुलिस की इस बात पर विश्वास नहीं कर सकती कि कपिल मिश्रा की साजिश से जुड़े मामले में जांच की गई थी। कोर्ट ने कहा कि मिश्रा का बयान एक अल्टीमेटम यानी चेतावनी थी। इसके अलावा कोर्ट ने पुलिस को डीसीपी वेद प्रकाश सूर्य की भी जांच करने का आदेश दिया, क्योंकि उनका यह बयान कि यदि प्रदर्शन नहीं रुका तो लोग मारे जाएंगे, इस ओर इशारा करता है कि उन्हें कुछ ऐसा पता है जो न्यायपालिका को नहीं पता। कोर्ट के स्टेटमेंट से पुलिस की जांच पर गंभीर सवाल उठते हैं, जैसे कि जो पुलिस 700 से ज्यादा एफआईआर दर्ज कर सकती है, वो कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से क्यों 5 साल तक बचती रही। सवाल यह भी है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक कपिल मिश्रा अपना पद छोड़ेंगे क्या। सवाल यह भी है कि इतने साल बाद एफआईआर दर्ज करने से कितना इंसाफ होगा।